नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लुसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लुसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, और इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो दोस्तों, इसे हमारे साथ बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, इसमें अभी हमारा चल रहा है दूसरा अध्याय, जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, और आज हम करेंगे इसमें 38 नंबर प्रश्नावली, पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो दोस्तों, ये है 38 नंबर प्रश्नावली, और इससे पहले हम 37 प्रश्नावलियों के वीडियो बना चुके हैं, और सभी वीडियो को हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में इनकी प्लेलिस्ट बना के रखी है। दोस्तों, इससे पहले जो भारतीय इतिहास था पहला अध्याय, उसको भी हमने पूरा करा दिया है, और उन सभी की प्रश्नावलियों की वीडियो भी हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में इसकी प्लेलिस्ट हमने अलग से बना के रखी है। तो दोस्तों, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए हमारे साथ साथ चलते रहें। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 38, जिसका नाम है पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 38, जिसका नाम है पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है इसमें कि संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शंस पढ़ेंगे हम कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के संबंध में क्या विशेष प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों के लिए क्या विशेष प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, बिल्कुल किया गया है। और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी विशेष प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें से इन तीनों के लिए सही है ये, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में अल्प हो, यानी कि संख्या में बहुत कम हो। तो दोस्तों, कुछ जाति धर्म के लोग को अलग से उनके समुदाय के अनुसार, उनकी संख्या में गिनती के अनुसार उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान में उन अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न में हमसे यही पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में उन अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है। तो दोस्तों, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्धारण करते हैं अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत या जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 330, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई हैं। तो दोस्तों, प्रश्न में हमसे यह पूछा है कि विधानसभाओं में भी सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों के लिए। तो यह उन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा। तो दोस्तों, यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 332, जिसके तहत विधानसभाओं की सीटों में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए सीटें आवंटित की गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों,
प्रश्न में पूछा है कि वर्तमान समय मतलब इस समय लोकसभा की 543 सीटें हैं, तो उनमें से कितनी सीटें शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों 543 सीटों में से 84 सीटें जो हैं वह अनुसूचित जाति वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7 कि वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो दोस्तों यह है 47 सीटें आरक्षित लोकसभा में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 कि राज्य विधानसभाओं के कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों राज्य विधानसभाओं की बात हो रही है, तो राज्य विधानसभाओं में कुल 4132 स्थानों में से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वह हैं 1109 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का भी व्यवस्था है, निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है। तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि लोकसभा के निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वह है 131 जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए वह निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है उनमें लेकिन पिछड़े वर्ग प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित नहीं किया गया है, यानी कि उन्हें कोई भी इसमें आरक्षण नहीं मिलता है या नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11 है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो दोस्तों प्रश्न में हमसे यह पूछा है कि यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कोई भी प्रतिनिधि उसमें नहीं है, तो संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है 331 जिसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों की सदस्यता से संबंधित उल्लेख किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि लोकसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि ना हो तो उन्हें राष्ट्रपति लोकसभा की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जो इससे पहले था, लेकिन यह लोकसभा यानी कि केंद्र की बात कर रहा था और ये अगला जो प्रश्न है यह राज्य विधानसभा की बात कर रहा है। तो प्रश्न में पूछा है कि विधानसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि ना हो तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल एक व्यक्ति को विधानसभा की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 333 जिसके तहत राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का एक व्यक्ति नामांकित कर सकता है। यह राज्यपाल को शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों लोकसभा में राष्ट्रपति करते हैं और राज्य विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा यह किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13
कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों संविधान का वह संशोधन था संशोधन 65वां, जिसमें अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। दोस्तों भारत के संविधान में 65वां संशोधन अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 338 में एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है जो संविधान के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों से संबंधित मामलों की जांच करेगा और इस संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों संविधान का संशोधन 89वां संशोधन था जिसके द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि मूल संविधान में संसद एवं विधानमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? दोस्तों मूल संविधान में संसद और विधानमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए पहले 10 वर्ष निर्धारित थे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। तो दोस्तों हमारे संविधान के द्वारा जो संसद तथा विधानमंडल में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण किया गया था उसे 10 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को क्या परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? तो दोस्तों प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति तैयार करते हैं। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पूछा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व न होने की दशा में मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व न होने की दशा में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक है यानी कि जो संख्या में जिस जाति या धर्म के लोग संख्या में कम हैं यानी अल्पसंख्यक है, उनको मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो दोस्तों अल्पसंख्यकों को मान्यता मिली है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर मान्यता प्राप्त है या मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 अब तक कितने पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है? तो दोस्तों अब तक 2 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 है
कि द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को हुआ, तो इसकी अध्यक्षता यह किसकी अध्यक्षता में किया गया, जिसकी सिफारिशों को कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया था। तो दोस्तों द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग की बात हो रही है। द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी वीपी मंडल ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, कि मंडल आयोग का संबंध किससे था। तो दोस्तों मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। मंडल आयोग पिछड़ी जातियों के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था। तो दोस्तों पिछड़े समुदाय की जांच के लिए मंडल आयोग स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है कि मंडल कमीशन ने यानी कि मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया। दोस्तों पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण मंडल कमीशन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 कि किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1978 में हुआ था और इस आयोग के गठन की घोषणा जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 कि भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, जिसे बेमसेफ कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों सन 1978 में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना हुई थी। दोस्तों BAMCEF इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, यानी पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 31 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि दोस्तों आज की वीडियो का PDF आप चाहते हैं या हमारे YouTube के सभी वीडियोस का PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें। दोस्तों मात्र 200 रुपये में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाएगी, जिससे आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं जो बन चुके हैं या भविष्य में जितने भी वीडियोस आने वाले हैं सभी वीडियोस की PDF आप मुफ्त में डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज ही ज्वाइन कीजिए और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।